आज की इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं खास आपके लिए, जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट और कैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो सब चीजें आज मैं आपको सिखा दूंगा। तो फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। कॉन्सेप्ट सिखा के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं फटाफट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने इस चैप्टर के लिए खास। तो मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर की हेडिंग डाल ली है। आप भी अपनी नोटबुक में यही हेडिंग लिखकर जो पॉइंट्स में क्लियर करवाता रहूंगा एक एक करके, उनको आप लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना। देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। मैंने बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, मैंने वही भाषा लिखी है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। मैंने कोई किताबी लैंग्वेज का, किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, या पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। क्या बात कही समझाता हूं। कोई भी एक नॉर्मल ईयर है। ये नॉर्मल ईयर क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों साल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर जिसके अंदर होते हैं 365 डेज, 365 दिन, और एक होता है लीप ईयर। ठीक है जी, लीप ईयर जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, 366 डेज होते हैं। और वो एक दिन कहां पर होता है, कौन से महीने में जुड़ता है? उस एक दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। उस साल में फरवरी में 29 तारीखें होती हैं। ये बेसिक नॉलेज है कैलेंडर की, आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल ईयर का मतलब है जिसके अंदर फरवरी जो है सिर्फ 28 दिन का ही रहेगा, वो नॉर्मल ईयर है। 365 दिन होते हैं। अब जो ये बात कही जा रही है, ये बात कही किसके लिए गई है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। ये बात माइंड में फिक्स कर लो। कैसे सवाल बनेंगे वो भी बताता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई साल में 1 जनवरी, लेट सपोज 2007 ले लो, कि अगर 1 जनवरी 2007 को जो दिन था वो लेट सपोज था संडे का दिन, ठीक है जी, तो उसी साल का जो आखिरी दिन होगा, अब आखिरी दिन कौन सा होगा? वो होगा 31 दिसंबर का। ठीक है जी, लास्ट डे। तो 2007 की 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सेम डे होगा, मतलब उस दिन भी संडे ही होगा। आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि सेम नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। अगर एक साल में पहला दिन 1 जनवरी है, उस दिन संडे था, तो भैया उसको जो आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 2007 को भी संडे ही रहा होगा। आप देखिए इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं। सवाल ऐसे बन जाता है कि आपको डेट दे दी कि अगर 1 जनवरी 2007 को संडे था तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? अब क्या आप पूरे साल का आइडिया लगाएंगे कि यार 1 तारीख को 2007 में तो संडे था, अब 2008 में क्या होगा? तो आप सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचना, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट क्या है आपको पता है कि भैया पहला और आखिरी दिन साल का नॉर्मल होता है, सेम होता है। तो इट मींस अगर 1 जनवरी 2007 को संडे था तो 31 दिसंबर 2007 को भी संडे ही रहा होगा आखिरी दिन। और इस दिन के जस्ट अगले दिन फिर 1 जनवरी 2008 आ गया होगा। इट मींस बस मुझे संडे से अगले दिन मंडे पे जाना है, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं फटाक से आंसर लगा दूंगा कि भैया अगले साल 2008 में ही 1 जनवरी को क्या होगा, कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। इस तरीके से इस वाली नॉलेज का आपको यूज करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी नॉर्मल ईयर में उसका पहला दिन, उसका आखिरी दिन सेम दिन होता है। कोई सा भी दिन हो सकता है। तो उससे अगर आप 1-2 दिन आगे का पूछे, 1-2 दिन पीछे का पूछे, तो आप इस नॉलेज का यूज करके वो सवाल का जवाब पता कर लोगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? 4 टाइप्स के मंथ्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है कि 4 टाइप के महीने होते हैं। कौन कौन से वो 4 टाइप है आपको बता देता हूं। पहला जो टाइप है वो होता है मंथ्स ऑफ 31 या 31 डेज। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। कुछ महीने ऐसे होंगे जिनके अंदर 30 दिन होते हैं। कुछ महीने ऐसे होंगे जिनके अंदर 29 दिन होते हैं। और कुछ महीने ऐसे
ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स के दिन आपको याद होने चाहिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मंथ। ठीक है, 31 दिन वाले महीने होते हैं, कुछ 30 दिन वाले, 29 दिन वाले और 28 दिन वाले, 4 टाइप के महीने बन गए। अब आइए जरा इन पे भी नजर मार लेते हैं। तो अगला पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि 7 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। पूरे साल के जो 12 महीने हैं उसमें 7 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 दिन होते हैं। कौन कौन से वो 7 महीने हैं आपको लिखवा भी देता हूं। तो सबसे पहला तो जनवरी का ही आ जाएगा, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है जी, जनवरी के बाद फरवरी नहीं आएगा, मार्च आ जाएगा, क्योंकि मार्च में भी 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद फिर अप्रैल नहीं आएगा, फिर आ जाएगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को छोड़ेंगे, फिर आएगा आपका मई। तो मई में जी 31 दिन कितने हो गए थे, फिर जून को छोड़ेंगे, जुलाई आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा जुलाई। और फिर तो जुलाई के बाद जो अगला महीना आएगा वो आएगा अगस्त का, और इसमें भी 31 दिन होते हैं। अगस्त के बाद फिर सितंबर को स्किप करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा अक्टूबर, और उसके बाद फिर नवंबर छोड़ेंगे और फिर आ जाएगा दिसंबर। तो ये 7 महीने वो वाले महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, 7 दिन। इसका मतलब अगर मैं 31 को 7 से भाग करूं तो जरा क्या आंसर आएगा, देखो 7 चौक 28, पूरा पूरा ये 4 बार कट जाएगा, मतलब 4 बार 7 के जोड़े बन जाएंगे, 3 मेरे पास बाकी रह जाएंगे दिन। मतलब यहां पर 7 के 4 जोड़े बनने के बाद 3 दिन रह जाएंगे अलग। तो इसका मतलब ये है कि 31 के महीनों में 3 ऑड डेज होते हैं, मतलब ऐसे दिन होते हैं जिनका जोड़ा नहीं बन पाता, तो उनको हम बोल देते हैं ऑड डेज। तो 31 के महीने जो भी होंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 ऑड डेज हमको मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना, सवालों में इस बात का यूज होगा। अब एक सवाल और कि सर मैं इसको याद कैसे रखूं कि ये 7 महीने या कौन कौन से 31 के महीने, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक को हम इन मुक्कों से याद करेंगे। कैसे, अभी आपको समझाता हूं। ये जो आप यहाँ पे थंब देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो हड्डी ऊपर निकली हुई है, इसको आप यहां से अगर मंथ काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही मंथ याद हो जाएंगे। मतलब जो वाले महीने हमारे इसके ऊपर आएंगे वो हमारे 31 के होंगे, जो यहाँ नीचे आएंगे घाटी में आएंगे वो हमारे 30 के या 28 या 29 के होंगे। अब देखो कैसे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो देखा आपने, जनवरी ऊपर आया, फरवरी नीचे, फिर क्या आ गया आपका मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, फिर मई ऊपर, जून नीचे, फिर जुलाई। तो यहाँ पे जनवरी, और जो मैंने आपको गिनवाया ना, ये जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ये हमारे ऊपर आ गए। उसके बाद दोबारा से अगर आप देखेंगे ऊपर से जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त फिर से ऊपर मिला, तो अगस्त के बाद सितंबर नीचे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आ गया 31 का, फिर नवंबर नीचे, फिर दिसंबर ऊपर आ गया। तो हमारी इस हड्डियों पे जो आ रहे हैं ये वाले हमारे 31 के आते हैं, और जो नीचे गड्ढों में आ रहे हैं वो हमारे 30 के होते हैं। तो ऐसे भी आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाता हूं। यहीं से 4 ऐसे महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन वाले 7 उधर हो गए, तो 4 यहाँ पर ये वाला आ जाएंगे। कौन कौन से, देखो फरवरी यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी में 30 दिन नहीं होते, उसमें या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। तो इसका मतलब जनवरी हमारा चला गया 31 में, फरवरी हमने नहीं लिया, मार्च भी हमारा उधर चला गया। अब क्या आएगा, अप्रैल से शुरुआत होगी, तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपका अप्रैल, ठीक है जी। मई हमने वहां ले चुके थे, उसके बाद आ जाएगा आपका जून, जुलाई ले चुके हैं, अगस्त ले चुके हैं, तो कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सितंबर, ठीक है जी। और फिर एट लास्ट आपका आ जाएगा कौन सा, नवंबर। तो ये 4 महीने हो गए वो वाले जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। और अगर आप 30 दिन को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 हफ्ते में दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है जी, इस तरीके से। तो 7 दिन से हम डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, ये पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब 30 दिन वालों में 2 ऑड डेज बचते हैं। इसको बहुत ध्यान रखना, बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते में इसी चीज की जरूरत पड़ेगी। इन ऑड डेज से ही हमारे जवाब निकल के आएंगे। तो 7 से हमको ज्यादातर डिवाइड करना पड़ेगा इन सवालों में, क्योंकि 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो इसका मतलब हर 8वें दिन रिपीट होंगे, मतलब हर 8वें नंबर पे जो दिन आएगा वो वही दिन आएगा जो पहले नंबर पर होगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जो पहले दिन था वही 8वें दिन पे रिपीट होंगे नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर पता करेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करूंगा जो
सवालों में दिए गए होंगे और कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल भी दिया कि सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डेज। अब ये कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि कल का दिन या परसों का दिन या परसों का अगले दिन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में आपको घुमाया जाएगा, तो आप ना घूमे, ना कंफ्यूज हो, ना गलती करें, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जैसे कि येस्टरडे। अब येस्टरडे जहां जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब समझ आना बीता हुआ कल। तो येस्टरडे का मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, बीता हुआ कल होता है, मतलब जो कल गुजर चुका है, जो कल बीत चुका है, जो हमारा पास्ट टेंस बन चुका है, उसको बीता हुआ कल बोलते हैं। तो बीते हुए कल में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान रखना है कि करना आपको ये पड़ेगा कि टुडे, आज में से एक दिन पीछे माइनस करना पड़ेगा या एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर येस्टरडे की कभी भी बात हो रही होगी तो आज के दिन से एक दिन पिछला या 1 माइनस आप कर देंगे। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं टुमारो की। टुमारो आपको पता है वो होता है आपका आने वाला कल। ठीक है जी, आने वाला कल होता है टुमारो। और इस पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर पहुंचने के लिए आपको आज वाले दिन में से एक दिन जोड़ना पड़ेगा, या फिर आज के दिन से एक अगला दिन जो होगा वो होगा टुमारो, वो होगा आने वाला कल। ये ध्यान रखना, ऐसे ही सवालों में इसको निकालना पड़ेगा। देखिए डे आफ्टर येस्टरडे, बीते हुए कल के बाद वाला दिन, इसका मतलब क्या हुआ, डे आफ्टर येस्टरडे मतलब बीते हुए कल के बाद वाला दिन। अब आप खुद सोचो बीते हुए कल के बाद कौन सा दिन आएगा भाई, एक कल बीत चुका है, ठीक है, कल की बात हो रही है, अब उसके बाद कौन सा दिन आएगा, वो आज ही तो होगा ना। तो ये चीजें होती हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली। तो अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले कि भैया डे आफ्टर येस्टरडे, बीते हुए कल से अगला दिन, तो बीते हुए कल से अगला दिन तो आज का ही दिन हुआ ना। तो ये चीजें आपको माइंड में फिट रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कि यार कौन से दिन की बात हो रही है, आज ही की बात हो रही है लेकिन घुमा दिया गया है थोड़ा सा। इसी तरीके से डे बिफोर येस्टरडे, बीते हुए दिन से पिछला दिन, मतलब 2 दिन पहले की बात हो रही है। एक दिन तो वो जो बीत चुका है, येस्टरडे आ गया, उससे भी एक दिन और पहले, मतलब 2 बीते हुए दिन। तो इस पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टुडे में से आपको टुडे में से 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा या 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर बात हो रही होगी डे बिफोर येस्टरडे के बीते हुए कल से भी दिन, एक दिन माइनस मत करना, एक दिन तो यहां माइनस हो गया येस्टरडे बोलते ही, फिर एक दिन और, तो 2 दिन बेसिकली आज में से माइनस करेंगे, 2 दिन हम पीछे जाएंगे इसका जवाब पता करने के लिए। अब ऐसे ही डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन, इट मींस परसों। अब आज से अगर मुझे परसों पे जाना है तो 2 दिन है ना, परसों 2 दिन बाद आएगा भाई, कल का दिन छोड़ के उससे अगला दिन, तो 2 दिन बाद आएगा परसों। तो परसों पर जाने के लिए, डे आफ्टर टुमारो पे जाने के लिए आज के दिन के से हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा कौन सा दिन, डे आफ्टर टुमारो के आने वाले कल के बाद वाला दिन। ये चीज हो गई एक। डे बिफोर टुमारो के आने वाले कल से पहले वाला दिन। अब खुद सोचो आने वाला कल जो कल आएगा उससे पहला दिन कौन सा होगा, आज ही होगा, आज की ही ये बात हो रही है। क्यों आज को आज ना बोल के थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि भैया कल जो दिन आएगा उससे पहले कौन सा दिन होगा, तो आज ही का तो दिन है वो, क्योंकि आज के बाद ही तो कल आएगा, तो आज के दिन की ही बात हो रही है घुमा फिरा के। जो आपने देखा कि आज के दिन की किस किस तरीके से घुमा फिरा कर बातें हो सकती हैं। ये था इसका बेसिक लेवल। इसका एक एडवांस लेवल भी आपको सिखाता हूं। एडवांस लेवल में और थोड़ी कंफ्यूजन का लेवल बढ़ा दिया गया है। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस और लंबा कर दिया गया। अब यहाँ लिखा हुआ सवाल में ऐसे मिल सकता है कि डे आफ्टर द डे बिफोर येस्टरडे, कौन सा दिन होगा बताना है आपको। डे आफ्टर द डे बिफोर येस्टरडे, आप सोचना पड़ेगा। देखिए सिंपल तरीके से सोचना है आपको। ये दिन मान लो, ये जो मैंने डॉट बनाया है ये है येस्टरडे। अब देखिए पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए। डे बिफोर येस्टरडे, इतना आपने पढ़ना है, डे बिफोर येस्टरडे मतलब कल से पिछला वाला दिन। तो ये वाला दिन होगा कल से पिछला वाला दिन, ठीक है जी, बीते हुए कल से पिछला वाला दिन। अब शुरू से पढ़ो, डे आफ्टर द डे मतलब इसके बाद दिन, तो बीते हुए कल से पिछला दिन और इसके बाद वाला दिन, तो इसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, वो येस्टरडे ही तो होगा। मतलब ऐसा हुआ कि हम एक दिन पीछे गए फिर वापस आगे आ गए, तो भैया वो येस्टरडे ही होगा। तो इट मीन्स अगर ये देखने को मिले तो इसका आंसर जो है वो आपका
येस्टरडे ही आएगा, बीता हुआ कल ही आएगा। यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है डे आफ्टर द डे, बीते हुए कल से, ठीक है, बीते हुए कल से एक दिन पहले के बाद वाला दिन, तो इसका मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले हम जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे तो वही पहुंच जाएंगे बीते हुए कल पे, येस्टरडे पे पहुंच जाएंगे। ऐसे देखिए अगला, डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, ये कौन सा दिन होगा, डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, डे आफ्टर टुमारो की बात हो रही है, लेट सपोज ये है टुमारो, ये है हमारा कल का दिन, डे आफ्टर टुमारो की बात है तो भैया डे आफ्टर टुमारो में यहां पर ये जो दिन आएगा ये दिन है वो डे आफ्टर टुमारो, और ये दिन कौन सा है, डे बिफोर द डे, ठीक है। तो इसका मतलब डे बिफोर द डे पे जब आप वापस बिफोर जाएंगे, पहले जाएंगे तो वापस आप टुमारो पे पहुंच जाएंगे, तो इट मींस इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको टुमारो ही मिलेगा, कि हम आने वाले कल से एक दिन बाद गए फिर वापस पीछे आ गए, तो कौन सा दिन पे हैं हम टुमारो पे ही हैं। ऐसी देखिए अब, डे बिफोर द डे आफ्टर येस्टरडे, समझो बात को, डे आफ्टर येस्टरडे, अगर ये है येस्टरडे, ठीक है, डे आफ्टर की बात हो रही है, बाद में चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा टुडे, इतनी बात समझ में आ गई। अब डे बिफोर द डे, अब इस दिन से पहले डे बिफोर द डे, तो वापस हम कहाँ पहुंच गए, वापस येस्टरडे पे ही पहुंच गए। तो बस यही चीज़ें यहाँ पर घुमाने के लिए करी जा रही हैं ताकि आप कंफ्यूज हो कि येस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, क्या आए, और आप गलत जवाब देकर आओ, मार्क्स अपने गवा के आओ, तो यही चीज़ें वो नंबर खोती हैं, तो आपको नहीं करना। डे आफ्टर द डे बिफोर टुमारो, तो एंड में क्या पढ़ा मैंने, डे बिफोर टुमारो, तो अगर यहाँ पर ये वाला दिन है मेरा टुमारो, ठीक है जी, पीछे आऊंगा तो ये दिन हो जाएगा मेरा टुडे, एक दिन पहले वाला दिन। अब हमसे बात करेंगे डे आफ्टर, इसके बाद वाला दिन, तो टुडे के बाद कौन सा दिन आता है, भाई टुमारो ही तो आता है, आज के बाद क्या आता है, कल ही तो आता है, तो इट मीन्स इसका भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो कल ही आएगा। तो बस इन वर्ड्स के लफड़ों में आपको पढ़ना नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर फटाफट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर होगा तो उसमें आपके 366 366 डेज हो जाएंगे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 8वें दिन जो है वो हफ्ता हमारा रिपीट होने लगता है। 31 दिन वाले महीने मैंने आपको बता दिए 7 होते हैं, 30 दिन वाले महीने आपको बता दिए 4 होते हैं, 7 4 11, एक महीना बचा कौन सा, फरवरी का बचा, वो या तो 28 का होगा या तो वो 29 का होगा। इस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं, और लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आता है। ये मोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने कुछ बातें आपको बता दी कि किस किस दिन को क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, कैसे कैसे उस दिन तक हमें पहुंचना है, और थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी वो मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी। तो देखिए कैसे सवाल बनेंगे और कैसे इनका आंसर लिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सवाल यहाँ पे, इफ़ इट वॉज वेंसडे, कि अगर वेंसडे था, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे पढ़ा जाता है, वेंसडे, ठीक है। अब लिखा हुआ है इंग्लिश में सवाल है, हिंदी वालों आपको मैं समझाऊंगा हिंदी में, ऑब्वियस सी बात है। तो इफ इट वाज वेंसडे ऑन 2 मार्च, अगर 2 मार्च को बुधवार था, वेंसडे था, देन विच डे वुड कम ऑन 26 मार्च, तो 26 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, हमें ये बताना है। अब कैसे आप करेंगे, क्या आप गिनती गाएंगे, भाई 2 मार्च को बुध था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 22 तक गिनती गाओ, फिर दिन गिनते हुए आओ, तो ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, ये बेसिक मेथड है। आपको तरीका बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर लाना है। भाई 26 मार्च और 2 मार्च के बीच के दिन का हमें पता लगाना है, तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, आप क्या करेंगे, 26 में से 2 माइनस करेंगे तो निकल के आएंगे 24 डेज, तो टोटल है बीच में 24 दिन। अब 24 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर 8वें दिन रिपीट हो जाएंगे, तो जब मैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 तियां 21, 3 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा ये, अब 21 आएगा। मैं आपको प्रॉपर करके भी दिखा देता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो 7 से ये 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 7 तियां 21 माइनस करूंगा तो 3 आपका रिमेनिंग बचेगा, शेष बचेगा। इसका मतलब 3 ऑड डेज बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। इट मीन्स जब मैं 3 बार 7 से जोड़े बना दूंगा हफ्ते के तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो बस आपको यही करना है कि भैया बुधवार से 3 दिन आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जब मैं बुध से शुरू करूंगा, एक जोड़ा पूरा कंप्लीट होगा, फिर मैं बुध पे पहुंच जाऊंगा, फिर एक जोड़ा पूरा कंप्लीट होगा, फिर मैं बुध पे पहुंच जाऊंगा, फिर एक जोड़ा पूरा कंप्लीट होगा और फिर मैं बुध पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब 3 बार चक्कर लगाने के बाद आज के दिन मैं बुधवार के दिन पहुंच गया हूं। बस बुध से आगे मुझे 3 दिन और जाना है, 24 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस बुध से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बस 3 दिन आगे बढ़े और हमने अपना जवाब पता लगा लिया, कैसे, 7 से डिवाइड करके।
अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, इफ इट इज फ्राइडे ऑन 10th मार्च 2003, कि अगर 10 मार्च 2003 को फ्राइडे था, देन विच डे वुड कम ऑन 25 जून 2003। तो भैया 25 जून 2003 को कौन सा दिन आएगा? अब देखिए कैसे होगा। अब महीना सेम नहीं है, अब अलग अलग हो गए, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए महीनों की बात करते हैं पहले, कौन कौन से महीने हैं, कहां से कहां तक हमको जाना है। तो आपको जाना है मार्च के बाद क्या आएगा भैया? मार्च के बाद आता है अप्रैल, आपको अप्रैल के सारे दिन जोड़ने हैं। अप्रैल के बाद आएगा आपका मई, और मई के बाद आएगा जून। तो ये 4 महीनों की अब बात हो रही है। अब देखिए 10 मार्च से बात हो रही है, तो 10 मार्च से अगर हम देखेंगे आप कितने दिन बचे, 31 मार्च का महीना होता है, 31 का महीना होता है, तो कितने दिन यहाँ पर हमको मिलेंगे? तो यहाँ पर हमको मिल जाएंगे पूरे 21 दिन। तो 21 दिन हमको मार्च के काउंट करने हैं। अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का महीना होता है, मई जो होता है वो 31 का होता है, इसीलिए याद करवाए थे ये शुरू में मैंने, ठीक है। और जून के कितने दिन लेने हैं भैया? 25 जून तक की बात हो रही है, तो इट मींस 25 दिन इसके लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे दिन हो गए जिन दिनों की हमें जरूरत है। अब सारे दिनों को आप काउंट कर लीजिए, इनको आप जोड़ लीजिए। तो इनको हम जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10, तो 107 दिन टोटल हो गए। क्या करना है हमको? 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7, ठीक है जी, 3 बचेगा, नीचे 7 उतारूंगा, ये अगला वाला नीचे उतर के आएगा। अब 7 पंजे 35 और फिर माइनस करूंगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब 15 बार पूरे पूरे जोड़े बन जाएंगे और 2 और डेज बचे हुए रह जाएंगे। कितने और डेज बचे हुए रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। तो इट मीन्स मैं अगर फ्राइडे से शुरू कर रहा हूं तो 15 बार जोड़े बनाने के बाद फिर से मैं फ्राइडे पे खड़ा हुआ हूं और 2 दिन अब बच गए। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, संडे हमारा जवाब होगा। क्या संडे ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन सी संडे ये रहा। तो इट मींस 25 जून 2003 को संडे का दिन रहा होगा। तो ये तरीका आपको, ये अप्रोच फॉलो करनी है। महीने अगर ज्यादा आ जाए तो जिस महीने की बीच के महीने तो पूरे पूरे काउंट होंगे, लेकिन जिस महीने की शुरुआत हुई है उसके जो दिन बाकी बचे हुए वो गिनना, और जिस लास्ट महीने की बात हुई है उसके भी पूरे महीने दिन नहीं काउंट होंगे। जहां तक की तारीख की बात हो रही है वहां तक के दिन काउंट होंगे। सारे दिन हमने जोड़ लिए, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। जितने और डेज बच रहे थे, 2 3 4 5 जो भी बच रहे थे भैया, अपने गिवन वाले दिन से हम उतने दिन आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही इन सवालों के जवाब लाए जाते हैं। अब देखिए अगली टाइप के सवाल करवाता हूं। जो टाइप मैंने आपको समझाई थी ना, वो कंफ्यूजिंग वर्ड वाले, वो वाली टाइप आ गई। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, अगर बीते हुए कल से पिछला दिन जो है वो सैटरडे था, व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? मतलब परसों क्या होगा? अगर बीते हुए कल से पिछला दिन ये था तो आने वाले कल के बाद का क्या होगा? तो ये आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया करेगा सवाल। पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, वो सिखाता हूं आपको। देखिए सिंपल तरीका इसका एक ये है, डॉट बना के शुरुआत करो कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात हो रही है, मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा यस्टरडे, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा, मैं ये चीजें माइंड में भी सुझाऊंगा आपको। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, तो अगर कल से पिछला वाला दिन जो है, ये वाला दिन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिन है सैटरडे, ठीक है जी। तो क्या बताना है? व्हाट विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो यस्टरडे के बाद आएगा आज, टुडे, टुडे के बाद आएगा फिर टुमारो, और उसके बाद आएगा टुमारो से अगला वाला दिन। तो बस आपके सामने सीरीज तैयार है, देख लो भाई। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा। तो ऑप्शन डी पे हम पहुंच जाएंगे, वेडनेसडे इसका सही जवाब होगा। देखा आपने कितने प्यार से जवाब आ गया, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई अगर आपने ये टाइमलाइन ऐसे करके बना ली। क्या करा मैंने भाई? हमसे कहा गया था डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे है, तो यस्टरडे से एक दिन पहले जो है वो सैटरडे था, तो यस्टरडे के बाद टुडे आता है, टुडे के बाद टुमारो आता है, टुमारो के बाद टुमारो से अगला दिन आएगा या डे आफ्टर टुमारो होगा। तो हमें यही बताना था कि डे आफ्टर टुमारो में कौन सा दिन होगा। तो अगर आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल देखिए, मजा आएगा। अब सवाल यहां लिखा हुआ है, सूरज वेंट टू द मूवीज 9 डे एगो, सूरज मूवी देखने गया था आज से 9 दिन पहले। आगे और हमसे कहा गया ही गोज टू द मूवीज ओनली ऑन थर्सडे, वो सिर्फ थर्सडे को मूवी देखने जाता है। तो व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, तो आज कौन सा दिन है हमको ये बताना है। अब देखिए आज के दिन की बात हो रही है कि आज क्या होगा, हमको ये चीज गैस करनी है। सूरज जो है वो 9 दिन पहले मूवी देखने गया था और 9 दिन पहले
था यहाँ पर थर्सडे। अब आप खुद सोचो, हर हफ्ते एक हफ्ता 7 दिन का होता है, इसका मतलब 7वें दिन दोबारा से जो है वो थर्सडे बीच में पड़ा होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी। तो 7 दिन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद कितने दिन बचे? उसके बाद 2 दिन और बचे। तो थर्सडे के बाद 2 दिन अगर हम बात करें अगले ही दिन की, तो वो होगा हमारा फ्राइडे, और उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा सैटरडे। तो इस तरीके से आज का दिन जो है वो क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा सैटरडे। कैसे हमने पता लगाया भैया? हम इस तरीके से हमने सोचा कि आज का दिन ये है, 9 दिन पहले थर्सडे रहा होगा क्योंकि वो 9 दिन पहले मूवी देखने गया था। 7 दिन बाद दोबारा से थर्सडे आएगा, तो थर्सडे के बाद 7 दिन यहां तक हो चुके हैं, 7 में +2 कर दो तो थर्सडे से 2 दिन और आगे बढ़ जाओ, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन आगे बढ़ के सैटरडे हमको मिल गया। तो ऐसे आपको इसको सोचना है और ऐसे सवालों के जवाब लेकर आने हैं। अब ये है वही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल। देखिए पढ़ेंगे, सवाल लिखा हुआ है द डे बिफोर, द डे बिफोर। क्या मैंने लाइन रिपीट कर दी? नहीं, सवाल में ही ऐसे लिखा हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे। क्या कह दिया भाई? कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाता हूं। तो व्हाट डे इट इज टुडे, कि इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है हमें ये बताना है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? पूरी कंडीशन पढ़ेंगे। तो हमें यस्टरडे से शुरुआत करनी है। यस्टरडे में ले लेता हूं कहीं पर यहां पर, तो ये है मेरा यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल या बीता हुआ दिन या पिछला दिन। अब हमसे कहा गया है द डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है यस्टरडे से पिछला वाला दिन, ये वाला दिन, ठीक है। और द डे बिफोर द डे, इससे भी एक दिन पिछला दिन। तो 2 बार हम पीछे गए यस्टरडे के, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे। तो द डे बिफोर यस्टरडे यहां पर हम पहुंच गए। इज 3 days आफ्टर सैटरडे, मतलब ये जो दिन है वो दिन है जो 3 days आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के 3 दिन बाद आता है। तो सैटरडे के 3 दिन बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। इट मींस ये वाला जो दिन है ये है ट्यूसडे, ठीक है जी, जो कि सैटरडे से 3 दिन बाद आता है। हमसे कहा गया था ये इज 3 days आफ्टर सैटरडे, कि ये जो दिन है ये वो दिन है जो सैटरडे के 3 दिन बाद आता है। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आता है। क्या बताना है हमको? व्हाट इज टुडे, टुडे आज का दिन क्या होगा? तो भैया यस्टरडे है बीता हुआ कल, बीते हुए कल के बाद होगा आज, टुडे। तो बस अब लगा लो दिन, ये आपको पता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आज का दिन क्या है? फ्राइडे है। तो देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं वीडियो की शुरुआत वाले और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सवालों के जवाब आप बहुत प्यार से, बहुत आसानी से निकाल कर ले आओगे। सो गाइस, अब बारी है क्लॉक को पढ़ने की, मतलब घड़ी के बारे में। अब इसका कॉन्सेप्ट और क्या चीजें होती है, कैसे सवाल आएंगे, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले घड़ी की परिभाषा क्या है वो बताता हूं। यहां लिखा हुआ है कि घड़ी एक गोल आकार का यंत्र है जिसका उपयोग समय देखने के लिए किया जाता है। ओए होए, आज पता लगी है ये बात तो हमें, आज से पहले तो पता ही नहीं थी, है ना जी। यह समय को घंटों, मिनटों और सेकंड में दिखाती है। तो 3 चीजों में समय हम देखते हैं यूजुअली, और समय का मापन हमारे दैनिक जीवन को, भाई बाकी बातें क्या ही बताना आपको सब पता है भाई। घड़ी हमारे लिए क्या करती है, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनको व्यवस्थित करने में होता है। घड़ी के अंदर क्या क्या होता है? एक डायल होता है, घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है। ये सब चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में घड़ी को भी पढ़ लेते हैं। भाई घड़ी आपने आज तक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन घड़ी को आप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, डायल किसे बोलते हैं? तो डायल घड़ी का गोल भाग होता है जिस पर 1 से लेकर 12 तक के अंक लिखे होते हैं। मतलब ये जो गोल वाला पार्ट पूरा आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं घड़ी का डायल। इसमें 1 से लेकर 12 तक की गिनती होती है। ये जो ब्लू कलर वाली सुई देख रहे हैं आप, इसको हम यहाँ बोलेंगे मिनट की सुई। या अगर आप घंटे की सुई से स्टार्ट करें तो जो घड़ी में छोटी वाली सुई होती है वो होती है हमेशा घंटे की सुई। जैसे कि आप यहाँ पर भी अगर इन तीनों सुइयों को देखेंगे तो सबसे छोटी लेंथ में ये वाली सुई है, काली वाली, ये है घंटे की सुई, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आवर एंड यानी हैंड, यानी घंटे की सुई। ये छोटी सुई होती है, ये डायल पर लिखे अंकों को 1 से 12 तक चलती है। एक पूरा चक्कर 12 घंटे में करती है। ये ध्यान रखना, घंटे की सुई अगर 12 पर है और पूरा ये इस तरीके से घूम के एक चक्कर लगाएगी तो इसको 12 घंटे लगेंगे पूरा एक चक्कर लगाने में, घंटे की सुई। क्योंकि हर 1 घंटे में ये 1 नंबर क्रॉस करेगी। 1 घंटा 1 नंबर, 2 घंटे 2 नंबर, 3 घंटे 3 नंबर, इस तरीके से 12 घंटे में मतलब 12 नंबर पूरे पार करेगी। तो ये हो गया घंटे की सुई
के बारे में। इसके बाद जो सबसे लंबी सुई आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दर्शाई है, ये होती है मिनट की सुई। इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं वो जानो। तो इसको इंग्लिश में मिनट हैंड बोलेंगे, हिंदी में मिनट की सुई ही लिखा जाएगा। ये सुई लंबी होती है, डायल पर लिखे अंकों के रेखाओं के बीच एक एक मिनट पर चलती है। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं जैसे 3 और 4 के बीच में जो छोटे छोटे अंक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले अंक, ये इन अंकों पर चलती है। इस तरीके से एक एक अंक को क्रॉस करती हुई जाती है और हर एक अंक से जब दूसरे पे जाएगी छोटे वाले पार्ट में तो ये 1 मिनट इसका होता है। और ये पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, ये लगाती है 12 घंटे में, ये लगाती है 60 मिनट में या 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये मिनट की सुई जब 2 बार घूम के वापस 2 पे आएगी तो 1 घंटे में आ जाएगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और ये सबसे पतली वाली जो सुई होती है ये होती है सेकंड की सुई। ठीक है, सेकंड हैंड इसको हम बोलते हैं, सेकंड की सुई। ये सबसे पतली सुई होती है। ठीक है जी, ये छोटी छोटी रेखाओं पर चलती है और ये सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड लगाएगी एक चक्कर लेने में, क्योंकि ये चलती रहती है टक 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 करते हुए ये 1 मिनट में ही या 60 सेकंड में ही पूरा एक राउंड लगा लेगी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक क्या है इन्फॉर्मेशन कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 1 घंटे में इस तरीके से बन जाएंगे 3600 सेकंड, क्योंकि 60 की 60 से मल्टीप्लाई होगी। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसके अलावा कुछ और बातें हैं। क्या है वो बातें? देखो मेरे प्यारे बच्चों, घड़ी का जो एक पूरा यूज करके चक्कर है, अगर हम इसको डिग्री में देखेंगे तो ये डिग्री बनेगी पूरी की पूरी 360 डिग्री। ये ध्यान रखना, कितनी डिग्री बनेगी? पूरा एक चक्कर, सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो पूरे एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये मोटा मोटा बेसिक ज्ञान था घड़ी के बारे में। अब और डिटेल में जो सवालों से हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर नॉलेज यूज होगी, जो इंफॉर्मेशन यूज होगी, अब वो वाले कॉन्सेप्ट आपको सिखाता। तो मैंने आपको बताया कि घड़ी का पूरा जो चक्रा है उसका एंगल होता है 360 डिग्री का। अब अगर हम अभी मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की पूरी सुई एक पूरा राउंड जो है वो कितने मिनट में लगाती है? वो लगाती है 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। या 1 घंटे में, 1 घंटा भी आप लिख सकते हैं या 60 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिनट्स। अब अगर आप इस 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, अगर आप इसी 360 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना बन के आएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि घड़ी की जो ये मिनट की सुई है ये 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, मतलब अगर घड़ी की सुई ये मिनट की यहाँ पर है, 1 मिनट बाद ये यहाँ पर आ गई, तो यहाँ जो ये छोटा सा एंगल बनेगा ये 6 डिग्री का एंगल होगा। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है मिनट की सुई के बारे में। अब बात करते हैं आवर एंड की, यानी घंटे की सुई की। तो पूरा एक चक्कर क्योंकि 360 डिग्री का होता है और घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 12 घंटे। ठीक है जी, तो ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 या 36, तो 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे की सुई कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है जी, तो 30 डिग्री इन 1 आवर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है घंटे की सुई द्वारा, 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है मिनट की सुई द्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान हो जाए। यहाँ 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है मिनट की सुई के द्वारा, तो ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए। इन एंगल्स का यूज होगा सवालों के अंदर। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बेसिकली एक फॉर्मूला है। ये तो चीज हो गई हमारी, ये आ गया, हाँ ये रहा, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। अब एक सवाल आपके सामने आएंगे इस तरीके के कि दोनों सुइयां आपको दी जाएंगी। आपको लेट सपोज घंटे की सुई दे दी जाएगी और आपको जो है वो मिनट की सुई भी दे दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है ये बताइए। तो यहां पर आपको जब सुइयां दी जाएगी तो टाइम भी दिया गया होगा। लेट सपोज अगर हम इसको देखें
उसके अंदर घड़ी के अंदर इस तरीके से सबसे ऊपर 12 होता है, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो, तो ये 2 बज रहे हैं। ठीक, तो अगर ठीक 2 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये एंगल एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे, इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप आवर हैंड की, और 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप मिनट की, उसको डिवाइड जो कर देंगे माइनस करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। यह फॉर्मूला ध्यान रखना। एच का मतलब है घंटे की सुई, ठीक है जी, आवर हैंड एच का मतलब है यहाँ पर, और एम का मतलब है यहाँ पर कौन सी, मिनट हैंड, जो मिनट की सुई होती है उसके लिए जो उसकी जो वैल्यू या मतलब जो मिनट्स हमें दे रखे होंगे वो मिनट की जगह रखेंगे, घंटे जो दे रखे होंगे वो घंटों की जगह रखेंगे, दोनों को माइनस करके उसका आधा कर देंगे, तो एग्जैक्ट एंगल निकल के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझाने के लिए 2 एग्जांपल ले लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको पुट कैसे करना है, रखना कैसे। बेसिकली जैसे कि सवाल होगा एंगल ऑफ 3 o'clock, मतलब अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब वैसे तो ये 3 बजे का आप सोच भी सकते हो, ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई होगी, ये 3 पे होगी, ये 0 पे होगी, इस तरह से हम देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। मैंने सिंपल एग्जांपल ली ताकि आपको समझा सकूं आसानी से। अब ये तो आपने देख के बता दिया, लेकिन मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा सुई होती है, मान लो लेट सपोज सुई होती है यहाँ पर और यहाँ पे, अब यहाँ कौन सा एंगल नापने बैठोगे आप, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल इसमें देखते हैं। अब 3 बजे की अगर हम बात करें तो 3 बजे के लिए मतलब 3:00 ये कुछ टाइम होगा 3 बजे का, तो इसका मतलब है ये है घंटे और ये है हमारे पास मिनट। अब इसको अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखोगे तो देखिए 60 की मल्टीप्लाई करनी है घंटे से, माइनस 11 की मल्टीप्लाई करनी है मिनट से, जो कि हमारे पास है 0 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर ये 11 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे 6 3 18, मतलब 180 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर केस में पता था। अगर कुछ टेढ़ी मेढ़ी सुइयां होती 2 बज के लेट सपोज 2:43 ठीक है। अब ऐसा कोई एग्जांपल है भाई 2:43 का यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कैसा एंगल, अब कैसे नापोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरी जान। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो 6 बजे, अगर 6 बजे घड़ी में तो दोनों सुइयों के बीच क्या एंगल बन रहा होगा, तो आपको पता है 6 बजे का मतलब है कि 6:00 ये आपका घंटा हो गया, ये आपके मिनट्स हो गए। तो घंटे की मल्टीप्लाई 60 से और मिनट्स की मल्टीप्लाई 11 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट 0, 6 6 36 हो जाएगा। ये 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। और जब 6 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई नीचे 6 पे होगी और मिनट की सुई ऊपर 12 पे होगी। इस तरीके से 6 बजते हैं घड़ी में, तो यस 180 डिग्री बन रहा है। तो बस मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया है कि किस तरीके से फॉर्मूला पुट किया जाएगा। अब कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है, काम आएंगी एग्जाम के टाइम पे इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए। अगर हम 12 घंटे की बात करें, 12 आवर्स, बोथ हैंड्स विल कोइंसाइड 11 टाइम्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर हम सिर्फ 12 घंटे के अंतराल की बात करें तो दोनों जो सुइयां हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर कितनी बार चढ़ेंगी, 11 बार चढ़ेंगी, 12 बार नहीं चढ़ेंगी। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया 12 घंटे की अगर बात हो रही है तो 12 घंटे में जो दोनों सुइयां हैं वो 12 बार मिलेंगी, नहीं 11 बार मिलती हैं। ये फैक्ट है, ठीक है, जो ध्यान रखना। अब 12 घंटे का मतलब क्या है कि पूरी एक चक्कर लगेगा। एक चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे कि 12 बजे ठीक तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। जब 12 के बाद 1 बजेगा तो 1 किस तरीके से बचता है भाई, बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 1 पर, फिर ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो फिर 1 बज के कुछ मिनट पे, 1 बज के 10 11 12 मिनट के आसपास फिर दोबारा मिलेंगी, ऐसे फिर 2 बज के कुछ मिनट पे। तो हर घंटे में एक स्पेसिफिक टाइम में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं। और ऐसा पूरे 12 घंटे में कितनी बार होता है, ऐसा होता है 11 बार। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इसका आंसर भी डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। तो जब 12 घंटे में 11 बार होती है तो भैया फिर 24 घंटे में वो 22 बार कोइंसाइड एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी। जैसे कि जब 6:30 के आसपास बज रहे होते हैं तो दोनों सुइयां नीचे एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं नियर बाय। तो ऐसे 11 बार होता है पूरे 12 घंटे के अंतराल में। बोथ हैंड्स ऑपोजिट टू ईच अदर, कि दोनों जो हाथ हैं या दोनों जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के सामने कितनी बार आती हैं, एक दूसरे के सामने की बात हो रही है। तो 12 घंटे में ये चीज भी 11 बार होती है। ध्यान रखना कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के सामने होती हैं, किस तरीके से सामने होती हैं समझाता हूं। वो इस तरह से होती हैं जैसे कि मान लो 6 बजे का मतलब क्या है भैया, ऊपर एक सुई नीचे एक सुई आमने सामने, ठीक है जी। इसी तरीके से 6 के बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 7:05 के आसपास कोई टाइम हो रहा है
ठीक है। तो 7 बजने का मतलब यहाँ पर है और 5 मिनट हो गए तो मतलब यहाँ पर तो भी सीधी होगी। तो इस तरीके से 11 बार ऐसा होगा जब सुइयां आमने सामने होंगी। जैसे कि मान लो 12:30 बजे का जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 12 और नीचे 6 की सुई, और ये हल्की सी आगे बढ़ चुकी होती है, तो ये सुई भी 12:35 के आसपास ऐसे बिल्कुल आमने सामने होती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कितनी बार होता है। ऐसा जो है वो 11 बार होता है। किसकी सुई के? दोनों सुइयां जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, बिल्कुल सामने होती है। 2:45 बजे के आसपास का टाइम अगर आप देखेंगे तो दोनों सुइयां इस तरीके से, एक 3 की तरफ है एक 9 की तरफ है। तो ये वही बात है कि आमने सामने 11 बार होंगी। बोथ हैंड्स क्रिएट राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों सुइयां जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। राइट एंगल ट्राइंगल कितनी बार बनाएंगी? 12 घंटे में 22 बार राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। यस, मतलब 12 घंटे में 22 बार ऐसा होता है कि दोनों सुइयां क्या कर रही होती हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बना रही होती हैं। किस तरीके से समझाता हूं, जैसे कि 3 बज गए, ये लो जी 3 बज गए ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 12 है। इसी तरीके से 9 बज गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 6:45 बज गए, 6:15 बज गए, 11:15 बज गए, 12:15 बज गए। तो इस तरीके से बहुत सारे, ये तो मैंने आपको कॉर्नर वाले बताए। बीच बीच में से भी ऐसा 1:20 हो गया। 1:20 सोचोगे क्या होगा? 1 की सुई यहाँ पर और 20 की सुई यहाँ पर बन रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल। 1:20 हो गया। इसी तरीके से 2:25 हो गए। इस तरीके से 4:40 के आसपास अगर टाइम को मैं देखूं तो 4 यहाँ बचते हैं, 40 मिनट यहाँ हो रहे होते हैं, तो राइट एंगल। तो इस तरीके से बहुत जगह 90 डिग्री का एंगल बनकर राइट एंगल ट्राइंगल परफॉर्म हो रहा होता है। तो वो कितनी बार हो रहा होता है वो टोटल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ऐसा 22 बार होता है। ऐसा 22 बार होता है पूरे 12 घंटे में, और 24 घंटे में 44 बार होता है। तो ये बातें कुछ फैक्ट्स थे, कुछ नॉलेज थी घड़ी के बारे में, जिसके ऊपर से सवाल बन जाया करते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी में भी। अब एक्चुअल सवालों की बात करते हैं। एक टाइप के सवाल आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से बनता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एक सवाल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सवाल लेता हूँ कि सवाल कुछ ऐसा बन सकता है कि मान लीजिए सवाल आया कि 4 बजे से, ठीक है, 4 o'clock टू 5 o'clock, 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक ना एक बार ऐसा टाइम आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब दो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए 4 बजे का मतलब क्या होता है कि भैया ये आ गई आपकी 12 पे सुई, ये आ गई आपकी 4 पे सुई, 12 पे 4 पे। अब 4 से 5 के बीच में जब ये मिनट की सुई बढ़ती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा 4:20-22 के आसपास, ठीक है, 17-18 मिनट के आसपास, कि ये होगी छोटी सुई 4 के पास और यहीं पर वो बड़ी वाली सुई भी आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एग्जैक्ट कितने बजे ये होगी आपको ये बताना है। तो जब ऐसे सवाल आए, ठीक है, ये एक टाइप है जहां पर मैंने क्या बताया, बिटवीन n+1, n का मतलब है 4 और n+1 मतलब 5, उसके 1 घंटे बाद की बात है। तो जब ऐसे में आपसे पूछा जाए तो 2 हैंड कोइंसाइड 8, तो ये उसका फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला लगा के आंसर लेकर आ जाना। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो n हमारा है 4 और n+1 है हमारा 5। तो अगर इस टाइम के बीच में घड़ी कितने बजे पे करेगी तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका 60n/11, ठीक है। ये हमने आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 60n क्या है हमारा? n है हमारा 4, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 11। अगर कुछ कट सकता है तो आप काट देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे कुछ कट तो सकता नहीं, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका? ये 6 चौक 24, 240/11, ये कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। क्या ये 11 से पूरा कट रहा है? तो 11 से इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपल, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आती या अलग से बिल्कुल कर लेना, कोई रिस्क मत लेना सवाल में। जैसे कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, ये 2 बार चला जाएगा, 2 बचेगा, ये वाला 0 नीचे उतर के आ जाएगा, ये 20 बन जाएगा। अब ये एक बार जाएगा तो 11 एकम 11, ठीक है जी। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो 21 बार ये पूरा कट गया और 9 बार कटने से रह गया। तो यहाँ पर 21 बार पूरा कट गया और 9 नंबर डिवाइड होने से रह गए। तो 21 सही, 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही वो मिनट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस मिनट पे ये दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। कि 21 मिनट मतलब जब 4:21 और ये पॉइंट में भी आंसर आ गया, जब ये टाइम एग्जैक्ट हो रहा होगा तो जब वो दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। और इस चीज को भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, आपको करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं 4 और 5 के बीच में जहां पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, मैं वो वाला टाइम लेके आ रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखिए वो टाइम कब बनेगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है जी।
ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गई दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे दिख रही हैं और टाइम अगर आप देखेंगे तो 4:21 मिनट पर है और 21वें मिनट से भी बहुत माइनर सा थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 22वां मिनट होने वाला है, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला आंसर है ना 9/11 वो और 22वें मिनट की तरफ बढ़ रहा है। तो 21 मिनट पूरे पूरे और 22वें मिनट की तरफ बढ़ता हुआ है कि जब ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ रही है। तो ये है फॉर्मूला कि आप किसी भी टाइम के बीच कि कितने मिनट बाद या कितने मिनट में वो यहाँ पे बना रही होंगी, तो वो चीज़ यहाँ से हमको पता चल जाएगी। और यहाँ पे देखिए पास्ट एन भी लिखना है हमें। पास्ट एन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मतलब है कि 21/9/11 पास्ट 4, क्योंकि एन क्या है हमारा 4, मतलब 4 बज चुके हैं, मतलब 4:21वां मिनट होगा और ये फ्रैक्शन के कुछ सेकंड्स होंगे, तो इतने पर ये एक के ऊपर एक होंगी। तो आपने देख लिया, मैंने आपको करके भी दिखा दिया सवाल और उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करवा दिया है। तो ऐसे इस टाइप के सवालों को क्या जाएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। सो अब करते हैं क्वेश्चंस की ऑफिशियली स्टार्टिंग। तो सवाल नंबर 1 यहां पर मैं ले रहा हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 4:40। अगर 4:40 हो रहे हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच क्या एंगल बन रहा होगा। 4:40 को जरा आप रफली अगर देखेंगे तो 4:40 का मतलब है 4 पे होगी छोटी सुई और 40 कहीं यहां पर होगा 8 के पास, तो इस तरीके से यहां कुछ एंगल बनेगा। ठीक है जी, ये कुछ एंगल यहां पर बनेगा। तो आइए, वैसे मैंने इसका आंसर आइडिया लगा लिया, मुझे दिख गया, मैंने सोच के, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ, अगर आप इसको सोच भी सकते हो ना तो सोच के लॉजिकली भी आंसर ला सकते हो, तो लेकर आ जाया करना। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 60 की मल्टीप्लाई करनी है घंटे से, ठीक है जी, और माइनस करना है 11 से मल्टीप्लाई करनी है मिनट से, और उस पूरे का आपको 2 कर देना है, मतलब आधा कर देना है। तो 60 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, माइनस 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम मिनट से, मिनट है 40, और इस पूरे का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 44 होगा ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है जी, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम भाग करेंगे 0 से 0, 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और ये डिवाइड कर देंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का नंबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 100 कितना आएगा आपका, डिवाइड करके माइनस का 100 आएगा, और क्योंकि ये इसके अंदर है तो इसकी वजह से जो माइनस होगी वो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी इस साइन की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, तो इसको हम पॉजिटिव में ही लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री इसका आंसर, जो कि है कहाँ गया, ऑप्शन बी। तो 100 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और ये चीज़ मैंने देख के आइडिया लगा ली थी, क्योंकि भाई अगर मैं देखूँ 4:40 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 4 बजे का यहां पर है, और अगर सीधा होगा बिल्कुल यहाँ पे 7 के आसपास तो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर 8 पे गया है, ये 4:40 हो रहे हैं, इट मीन्स 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो भैया 90 के नियर बाय जो थोड़ा ज़्यादा है वो क्या है, 100 ही मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन में। तो मैं तो बिना ये करे ही डायरेक्ट 100 आंसर लगा देता। तो थोड़ा सा अपना लॉजिक और कॉमन सेंस भी जिंदा रखना रीजनिंग करते टाइम। अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, एट वॉट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच में विल हैंड ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर, कब दोनों सुइयां साथ में होंगी। बात समझ में आ गया, 2 से 3 के बीच में कब साथ होगी। थोड़ा सा ना सोचो, मैं तो आपकी इमेजिनेशन भी बढ़वा रहा हूँ, आपको थोड़ा सोचवा भी रहा हूँ। भाई 2 बजेंगे यहाँ पर, ये ठीक 2 बज गए, जब ये मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी आगे होगी तो 2:15 बजे से पहले, 2:15 बजे से पहले ही 2:10 के आसपास ये कुछ इस तरीके से होगा, 2:10 के आसपास, 2:10 से थोड़ा सा ज़्यादा जब टाइम हो रहा होगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसका मतलब 10 मिनट के बाद ही ये चीज़ होगी। तो 10 वाला अगर मैं आंसर देखूँ तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन सी। तो मैं बिना सॉल्व करे भी आंसर ला सकता हूँ कि भैया 10 मिनट के बाद ही ऐसा होगा, सिर्फ इमेजिन करके कि 2 बजे सुई कहाँ होगी, जब कब होगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये लो जी, मैंने यहाँ पर ये घड़ी निकाली, यहाँ पर मैं अब करने जा रहा हूँ वही चीज़, 2 से 3 के बीच में दिखा देता हूँ आपको कब सुइयाँ मिल रही होंगी, और आंसर यही होगा। बिना सॉल्व करे अगर आपका कॉमन सेंस जिंदा है तो आप यहाँ पर आंसर लगा लोगे। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों सुइयाँ जो हैं वो एक के ऊपर एक कर दी। ये देखिए 2 से 3 के बीच में ये वो टाइम है,
ठीक है, जब जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। तो अगर आप इस टाइम को बोल के बताएंगे तो क्या टाइम हो रहा होगा, ये 2:10 आप बोलेंगे रैंडम, मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा के सारा 2:10 हो रहा है। लेकिन 2:10 के बाद कुछ माइनर में सेकंड्स भी चल रहे होंगे, तो 10 के बाद वाला जो आंसर है वही सही होगा कि 10 मिनट तो हो ही रहे हैं। इसका मतलब जो 10 मिनट वाला आंसर है वो हमारा सही जवाब होगा। मैंने सोच के ही ये चीज़ कर ली, बट फॉर्मूले से भी आपको करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका 60n/11। तो 60n क्या था? पहले वाला नंबर, पहले क्या था? 2 था, और इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी आपका 120 हो जाएगा। 11 से 120 को डिवाइड कर लो तो 11 धाम 110 होते हैं, 11 धाम 110 होते हैं, और जो बचेगा वो आपका आंसर है। तो इस तरीके से यही आपका सही आंसर होगा। तो बस यही आपका सही आंसर है। फॉर्मूले से भी कर लिया, सोच के भी कर लिया, दिखा भी दिया, और अब क्या लोगे भाई? वीडियो लाइक कर दो फटाफट। अब तो अगले सवाल पे नजर मारते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर 8:50 AM, कि 8:50 से 20 मिनट पहले जो है पहुंच गया है। कौन पहुंच गया है? सुजय पहुंच गया। और सुजय ने यह पाया कि फाउंड हिमसेल्फ 30 मिनट्स अर्लियर देन द पर्सन हु केम 40 मिनट्स लेट। सवाल क्या है समझाता हूं। सवाल यह है कि 8:50 से 20 मिनट पहले सुजय एक जगह पर पहुंच गया, और पहुंचने पे उसको पता ये चल रहा है, मतलब उसने ये नोटिस करा कि भाई मैं जो है ना वो 30 मिनट जल्दी आ गया हूं उस बंदे से या उस आदमी से जो 40 मिनट लेट पहुंचा है। तो हमें क्या बताना है? व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग कितने बजे की थी जहां पर उनको पहुंचना था? मीटिंग का टाइम हमको बताना है। अब मीटिंग का जो टाइम था उस टाइम पर सुजय पहुंचा, और सुजय जो है कितने बजे पहुंचा है? वो 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा है। लेकिन जब वो पहुंचा उसने देखा कि भैया जो सबसे लेट आया है ना, मैं उससे आधे घंटे पहले आ गया। तो कितने बजे मीटिंग थी ये बताना है। पहली समझ गए पूरी। अब देखिए कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। सारा लॉजिक का खेल है, लॉजिकल रीजनिंग नाम ही इस वजह से। 8:50 की हमसे बात कही गई है, हमें सबसे पहले बताया गया है सुबह के 8:50 से 20 मिनट पहले सुजय पहुंचा है। तो 8:50 से 20 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो भैया कितना टाइम हो रहा होगा? 8:30 बज रहे होंगे सुबह के। तो 8:30 बजे जो है सुजय पहुंच गया है। अब सुजय 8:30 बजे पहुंच के उसने क्या नोटिस करा? उसने ये नोटिस करा कि भैया क्या 30 मिनट्स अर्लियर देन द पर्सन हु 40 मिनट्स लेट, के एक आदमी 40 मिनट लेट आया है, मैं उससे आधे घंटे पहले पहुंच गया। तो अगर हम इसके 40 मिनट बाद की बात करेंगे तो इसके 40 मिनट जो बाद का टाइम होगा वो टाइम कितना होगा? या जो बंदा 40 मिनट लेट पहुंचा है, अगर आप 40 मिनट लेट देखेंगे, इसके आधे घंटे बाद वाली टाइम जो होगा वो तो 9 बजे का होगा। वो टाइम तो 9 बजे का होगा, क्योंकि 30 मिनट पहले जो है ये सुजय पहुंच गया। तो 30 मिनट बाद यानी 9 बजे आया है वो दूसरा वाला बंदा, सेकंड पर्सन। ठीक है जी, सेकंड पर्सन जो पहुंचा होगा वो पहुंचा होगा 9 बजे, और ये 9 बजे पहुंच के भी 40 मिनट लेट पहुंचा है मीटिंग में। तो इसका मतलब 9 बजे से 40 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम था। तो 9 बजे से 40 मिनट पीछे आप जाओगे तो 8:20 पर ये टाइमिंग जो है वो थी मीटिंग की टाइमिंग। इसका मतलब 8:20 पे मीटिंग होने वाली थी, जिससे 40 मिनट लेट जो है ये बंदा पहुंचा, ये 9 बजे पहुंचा, और इस 9 बजे से आधे घंटे पहले सुजय पहुंच गया था, 30 मिनट्स अर्लियर। तो सुजय जो है वो 8:30 बजे पहुंचा होगा। दोनों ही लेट पहुंचे हैं, लेकिन सुजय जो है वो 10 मिनट लेट पहुंचा है और ये 40 मिनट लेट पहुंचा है। तो मीटिंग कितने बजे होनी थी वो टाइम हमें निकालना था, हमने निकाल लिया 8:20। तो 8:20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये पूछ लेता कि सुजय कितनी लेट पहुंचा तो आंसर में होता फिर 10 मिनट ऑप्शन के, 10 मिनट लेट सुजय पहुंचा है। तो सारा खेल लॉजिक्स का है, सोचने का है, कैसे आंसर लाना है इस चीज का है। एक और पहली नुमा सवाल मैंने यहां पर उठाया है। देखिए लिखा क्या है कि पंडित ने भक्त को बताया कि मंदिर की घंटी 45 मिनट के अंतर से बजती है। मतलब कोई एक मंदिर है, उसमें जो घंटी बजती है ना वो 45 मिनट के इंटरवल, 45 मिनट्स के इंटरवल में बजती है। अभी बजी, फिर 45 मिनट बाद बजेगी, फिर दोबारा 45 मिनट बाद बजेगी, इस तरह का कुछ सिस्टम है वहां पर। तो अंतिम घंटी 5 मिनट पहले ही बजी थी, और उसने ये कहा कि अभी जो लास्ट घंटी या लास्ट बार जो बेल रंग हुई है वो 5 मिनट पहले ही हुई है। तो अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, और अगली बार अब ये बजेगी 7:45 पर। तो पंडित ने भक्त को ये बात कितने बजे बताई होगी ये बताना है। मतलब पंडित और भक्त की जो ये बात हो रही है, जो पंडित ने बोला कि बेटा अभी 5 मिनट पहले घंटी बजी है, अब अगली घंटी 7:45 बजेगी। जब ये बात
पंडित ने बोली उस वक्त कितने बज रहे होंगे ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई? देखिए कैसे करेंगे। सारा खेल लॉजिक का है, लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए इसका नाम है। तो लॉजिक्स लगाना शुरू करो। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से हमारा आंसर पहुंचेगा, उसी से हम एंड तक पहुंचेंगे, गुत्थी सुलझाएंगे। देखिए 7:45 पर अगली बार घंटी जो है वो बजेगी, ये हमें पता है, और घंटी जो है वो 45 मिनट के अंतराल से बजती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से ये 45 मिनट माइनस कर दूं तो ठीक 7 बज रहे होंगे। इसका मतलब इससे पहले जो घंटी है वो 7 बजे बजी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, 7 बजे बजी होगी। अब पंडित जी ने कहा था कि बेटा अभी बस 5 मिनट पहले ही घंटी बजी है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट पहले ही बजी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 5 मिनट और जोड़ दूं, ठीक है, इसमें 7 बजे में मैं ये 5 मिनट जोड़ दूं तो हो जाएंगे 7:05। इसका मतलब ये वो टाइम है जब ये बात बताई गई है, बात बताने वाला टाइम। ठीक है जी, बात बताने वाला टाइम ये है। क्यों? क्योंकि 7:05 जब हो रहे होंगे, जब भी पंडित जी ने बोला होगा कि बेटा अभी 5 मिनट पहले ही घंटी बजी है, 7 बजे बजी होगी, और फिर पंडित जी ने कहा कि अब अगली घंटी 7:45 पे बजेगी। इसका मतलब 7 बजे बजी होगी, 5 मिनट बाद पंडित जी ने उसको बताया कि अभी 5 मिनट पहले ही बची है, तो इसमें 7:05 हो रहे होंगे जब ये बातें बताई गई होंगी। तो ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है और अपने आंसर ढूंढने हैं। तो घड़ी वाले सवाल कुछ इस तरीके से करे जाएंगे। फॉर्मूले लग सकते हैं जहां, वहां फॉर्मूला लगाओ। जहां थोड़ा सा घड़ी का यूज करके थोड़ा सोच के, हाँ भाई 2 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है, 40 मिनट इतने होते हैं, जहां थोड़ा सोच के आंसर ला सकते हो वहां अपनी सोच का इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीका फॉलो करना है, आंसर सही आना चाहिए बस। आंसर के ही आपको नंबर मिलेंगे, 5 नंबर पूरे एक सवाल को सही करने के। तो आंसर कैसे भी ला रहे हो वो मैटर नहीं करता इन वाले इस टाइप के एग्जाम्स में, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सही जवाब पता होना चाहिए, सही जवाब लगाया है, कैसे भी लगाया हो, तुक्का था कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सवाल का जवाब सही होना चाहिए। तो ये कुछ मेरी कोशिश थी जहां पर मैंने आपको क्लॉक से रिलेटेड सवाल कुछ करवा दिए, क्लॉक के कुछ फॉर्मूले रटवा दिए, कुछ याद बता दी, ठीक है, क्लॉक के बारे में चीज़ें बता दी। उसके बाद मैंने कैलेंडर के सवाल उठा लिए, कैलेंडर के बारे में आपको चीज़ें क्लियर करवा दी। तो इस तरीके से हमारा जो क्लॉक एंड कैलेंडर का चैप्टर था ये पूरा का पूरा हो गया है। इसी PDF में मैं भी आगे कुछ और सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है, 10, 12, 15 सवाल लगा रहा हूँ, जिसके अंदर क्लॉक वाले भी होंगे, कैलेंडर वाले भी होंगे, दोनों टाइप के सवाल होंगे। उन सवालों को आप अभी प्रैक्टिस कर डालो वीडियो देखने के जस्ट बाद ही, क्योंकि अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी अभी प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर बन जाएगा। और बस इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी ID है, यहाँ पर मुझे भेज के अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं। कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक चैप्टर और रह गया है कल, वेन डायग्राम वाला और सिलोजिज्म वाला, वो करा के अब बस लाइव सेशंस की तैयारी है। इसके बाद फिर PYQs उठा के उसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स भी करवाऊंगा, रीजनिंग भी करवाऊंगा, दोनों ही लाइव सॉल्यूशंस हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो बढ़िया तैयारी आप CUET की करके जाएंगे मेरे साथ। तो बस जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मुलाकात होगी।